जी। बस यहीं तक। पता नहीं आज उनको याद भी वैसे नहीं, क्योंकि जुम्मे को 11:30 होते हैं ना, वैसे रूटीन 12:30 की। चलिए थोड़ा वेट कर।
ये पंखा हल्का चलता है। वहाँ लग पी एक गरीब तो उधरों निकले होना है, इधरों निकल गया। मम्मी सजना ने बुए की चिकतान ली है। मेरा माइक ऑन है? हाँ ऑन। अच्छा चले, ठीक है। आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन करने हैं अगर प्रोबेबिलिटी के रेलेवेंट, तो क्योंकि अभी थोड़े से पार्टिसिपेंट कम हैं, 8 हैं, तो जरा मुझसे आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। सर वो उसके रिलेटेड तो सर कोई भी क्वेश्चन नहीं है वैसे सर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है सर इसमें। क्या चीज मिसप्रिंट है सर? एक मिनट सर। सर ये जो एग्जांपल नंबर 13 है ना सर, प्रोबेबिलिटी की सर। जी जी सर उसमें ये जो लिखा हुआ है ना फेस कार्ड का सर, वो फेस कार्ड तो 12 होते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि ये 16 है सर। हाँ नहीं, वो थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे। वो एक्चुअली 12 ही हैं, वो 16 को ना थोड़ा सा समझ लें कि ठीक। एक्चुअली ना दो चीजें हैं, इसमें जो एस होता है ना, यक्का जिसे कहते हैं ए, उसके ऊपर ना कोई पिक्चर नहीं होती। तो क्या करते हैं कि बुक्स वाले जो है ना वो पहले ही मेंशन कर देते हैं कि हम इस एस को पिक्चर कार्ड कंसीडर करेंगे या फेस कार्ड कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे ना, वो बिफोर टाइम ही डिस्कस कर। तो मैंने जिस एक्चुअली बुक से लिया ना तो उसमें इस तरह से था, लेकिन आई कैप की बुक में उन्होंने कहा हुआ है कि ए को जो है वो फेस कार्ड नहीं लेंगे, तो आपने ए को फेस कार्ड नहीं कंसीडर करना, जिसके मुताबिक तो फिर जो है ना वो 3 ही फेस कार्ड बनते हैं। तो आप इसको थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे। ओके सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आपने मुझसे पूछना हो किसी और ने? एनीवन एल्स रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी जो हमने पढ़ी है? नो सर। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में आता है समटाइम। तो जाहिर है काफी सारी चीजें आपने पढ़ ली और अभी और भी हैं। समटाइम क्वेश्चन बड़ा आसान सा सीधा सीधा सा ही होता है, लेकिन हम चूंकि वो काफी टॉपिक हमने कवर किए होते हैं तो हम उसको इधर उधर से पकड़ के ना ढूंढ के अपने क्वेश्चंस को शायद हम रॉन्ग कर लेते हैं। तो इसलिए इस प्रोबेबिलिटी में एक चीज जो आपने नोट की होगी कि टाइम ऑफ सॉल्विंग इसका बड़ा कम है, यानी कि बहुत ज्यादा देर नहीं लगती अगर सैंपल स्पेस बनी हुई हो या इवन डाइस का या कॉइन का एक्सपेरिमेंट हो, तो ज्यादा देर नहीं लगती कैलकुलेशन में एज कंपेयर टू अगर आप रिग्रेशन की बात करें जिसमें वो सारे फार्मूले लिखने, वैल्यू पुट करनी और ये सारा कुछ। लेकिन जो दूसरी चीज जिस पर आपने टाइम ज्यादा फिर इसके ऊपर सर्व करना है, उसको अंडरस्टैंड कि क्या पूछ रहा है, इवेंट क्या है, क्या इसमें कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं एडिशनल दी हुई, ताकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जानिब जो है वो हम मूव करें। तो इसमें थोड़ा सा आपने इस चीज की जो है वो टेक केयर करनी होती है कि आप इस तरह से इसकी वैल्यूज को जो है वो डिटरमिन कर सकें। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं इसको। लास्ट टाइम जी मैंने करवा दिया सारे, बस ये कीबोर्ड मुझे दे दे। तो इसमें जो लास्ट हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थी जिसमें हमने ये कहा था कि इफ वी हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट
use the information, reduce the sample space, and then calculate the probability from the reduced space is the conditional probability. Conditional probability में sometime बड़ा ही clearly word लिखा होता है, यानी कि जैसे को होता है ना बड़ा ही साफ लिखा हुआ है given that. इसका मतलब होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपको प्रोवाइड की गई है, दी गई है ये इंफॉर्मेशन, गिवन दैट प्रोवाइड की गई है आपको इंफॉर्मेशन, अवेलेबल है, इसमें डाउट नहीं है कि क्या है, तो ये गिवन दैट की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन है जो कि अवेलेबल है. दिस वन इज इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. इसको फर्ज करें अगर आप ए कहते हैं, इंफॉर्मेशन को बी कहते हैं, तो हम कहते हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इफ वी हैव गिवन दैट बी इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी विद अस, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल विद अस. सैंपल स्पेस अगर अवेलेबल ना हो तो फिर रिड्यूस सैंपल स्पेस वाला मेथड तो हम नहीं यूज कर सकते. तो उसके लिए फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ओवर जो गिवन दैट में लिखा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो गिवन दैट में लिखा हुआ है. सिमिलरली ये बात भी सही है कि अगर बी की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है और इंफॉर्मेशन ए की है, तो लाजमी नहीं है कि इंफॉर्मेशन क्या है, आप किसी को इंफॉर्मेशन के देख ले, बस जो इंफॉर्मेशन हो उसे गिवन दैट में लिखना है. वो इसलिए कि जब आप फार्मूला लिखें, प्रोबेबिलिटी रूल लिखें, ऊपर तो इनकी जॉइंट आएगी और जो डिवाइजर होगा ना वो जो गिवन दैट में लिखा गया है, यानी कि जो नीचे लिखा गया है, वो इसकी कैलकुलेशंस में इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी. अच्छा, हमने एक एडिशन थ्योरम पढ़ा था, लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, इसलिए कि वहां प्रोबेबिलिटीज जो है वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. अब जरा इसी तरह से एक और थ्योरम है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. रिमेंबर एग्जाम में पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर ने तो नहीं कहना यूज द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और आप नोट करें हमने तीन लॉज पढ़ लिए हैं, दो पढ़ लिए हैं. लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है, एडिशन इसलिए कि उसमें प्रोबेबिलिटी ऐड होती है. फिर हमने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था कि अगर आपको एक इवेंट है उसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी रिक्वायर नहीं है, अपोजिट की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको कंसर्न होगी, तो फिर हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेते हैं. एंड नाउ देयर इज अ लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम में एग्जामिनर नहीं कहेगा ना बाय यूजिंग दिस लॉ, ऐसे नहीं कहेगा. जैसे आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन आप करते हो तो वो तो नहीं आपको बोलते ना बाय यूजिंग द पास्ट परफेक्ट ट्रांसलेट द फॉलोइंग. वो आपने देखना होता है कि किस टेंस के थ्रू आप इसकी ट्रांसलेशन परफॉर्म करेंगे. तो यहां पर भी है, क्वेश्चन है कि अच्छा जी ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले लॉ से होगा, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ से होगा, ये सिंपल लॉ से होगा, तो इट डिपेंड्स. लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, इवेंट हमें पता है बहुत सारे हो सकते हैं, एक कॉइन टॉसिंग है, इवन नंबर अकर कर जाए, ये एक इवेंट है, सम ऑड हो जाए, ये दूसरा इवेंट है, तीसरा इवेंट, बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं. If A and B are any two events, then the probability that both A and B, important word, if both A and B occur, मतलब कि ये भी हो और ये भी हो, both A and B occur is given by probability both A and B occur. तो एंड की जो एक्चुअली ट्रांसलेशन है प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज में समझ ले, मैथ्स में समझ ले, वो इंटरसेक्शन की है, और की जो ट्रांसलेशन है वो यूनियन की है. तो पहले हमने एडिशन थ्योरम पढ़ा था, ऐसा थ्योरम जिसमें दो इवेंट्स के दरमियान यूनियन का सिंबल हो और हो. और अब हमने ऐसा थ्योरम पढ़ना है जिसमें दो इवेंट्स के दरमियान एंड का वर्ड है. देयर इज अ वर्ड and between these two events is given as, this is called a multiplication law of multiplication. कैसे? probability of A, पहले इवेंट की probability, this one is the probability of A, multiply with, ज़ाहिर दो सिंबल नहीं होते तो इनमें मल्टीप्लाई होता है. अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी A, लेकिन जब आपने दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखनी है B, तो उसकी लिखनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी.
पहले की अनकंडीशनल और दूसरा जो इवेंट है उसकी आपने लिखनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। याद है ना, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो उसे हम कहते हैं ये इवेंट अनकंडीशनल है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा जाए तो इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो देन ये कहां से, ये इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, देखें अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखूं, P of A intersection B whole divided by P of A, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास P of A मल्टीप्लाई विद P of B गिवन A, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, और यही लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन मैंने लिखा हुआ है। यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही मैंने यूज किया है, एंड देन देयर इज अ कंडीशन। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी अनकंडीशनल मल्टीप्लाई बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड इवेंट। देखिए अब दोनों ठीक हैं। फर्ज करें अगर मैं इसको अगर कहूं जी कि कंडीशनल इस तरह से लिखी हुई हो, तो फिर डिवाइजर में क्या आएगा, डिवाइजर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देन दिस बिकम्स लाइक दिस। बात फिर वही, एक इवेंट की अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेकिन दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इसे हम कह देते हैं कि दिस वन इज द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कब यूज करना है, व्हेन देयर इज अ वर्ड ऑफ एंड बिटवीन टू इवेंट्स, एंड नॉट और। क्योंकि एंड की ट्रांसलेशन क्या है, इंटरसेक्शन, और इसको पढ़ते कैसे हैं। हेंस probability of A intersection B means probability of joint occurrence, इकट्ठे, jointly। याद है ना, एंड का वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें कहा था कि दोनों इकट्ठे, दोनों एक दफा, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, जबकि एंड का मतलब होता है दिस। जैसे मैं कहूंगा किसी को कि यार कल ए और बी कोई कॉलेज आ जाए, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक। लेकिन अगर मैं ये कहूं ए एंड बी कॉलेज आएंगे, तो इसका मतलब दोनों इकट्ठे, दोनों आने हैं, दोनों ही होने चाहिए। और एंड का वर्ड जब आगे भी हमने ट्रांसलेट किया था तो उस वक्त भी यही कहते, हम कहते थे एक करैक्टर नहीं, दोनों करैक्टर उसमें होने चाहिए, और जब तक दोनों करैक्टर नहीं होंगे हम उसको काउंट नहीं करते। तो इसे हम कहते हैं जॉइंट अकरेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी। अच्छा, एडिशन थ्योरम जो है, एडिशन थ्योरम के साथ एक वर्ड था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर दो इवेंट में कोई चीज कॉमन ना आए तो उसे हम क्या देते हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है ना, नॉन ओवरलैपिंग, ये ए और ये बी, उनमें कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, दैट इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उसका ताल्लुक एडिशन थ्योरम के साथ है, वहां पर ये रोल प्ले करता है। क्यों, एडिशन थ्योरम में हमने ये लिखना होता है, बाद में कभी जीरो भी आ जाता है। यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इसके साथ अगर कोई चीज अटैच है तो वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ the occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of the other event. Occurrence of one event does not affect the probability of occurrence of the other event. ऐसा ही एग्जाम्पल करता हूं, एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं। आप कह दें कि फर्ज करें कोई शख्स है, उसे अमेरिका में कोरोना डिटेक्ट हो गया, वायरस अक्रंस हो गई। अब उस शख्स को कोरोना हुआ है, उसका इफेक्ट, लेट्स सपोज आपको ये वायरस होगा, कम से कम उस शख्स के वायरस में इफेक्ट होने का आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आपकी जो कोरोना की अक्रंस है
वो उस शख्स के कोरोना अक्रंस के ऊपर रिलेट करती नहीं है, तो हम क्या कह देते हैं, इंडिपेंडेंट। क्या, इफ द अक्रंस ऑफ वन इवेंट, कोई उस शख्स को कोरोना हुआ है, डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रंस ऑफ द अदर इवेंट, कि आपको भी कोरोना हो जाएगा, तो शायद नहीं। डिपेंडेंट क्या है, लाइक आपके किसी फैमिली मेंबर को खुदा ना खास्ता डिटेक्शन हो जाती है कि जी कोरोना इस फैमिली में खुदा ना खास्ता डिटेक्ट हुआ किसी शख्स की फैमिली में। अब आपको कोरोना इसलिए हुआ है, फर्ज करें किसी शख्स को, उसके रिलेटिव को, इसलिए कि उसके एक फैमिली मेंबर को कोरोना डिटेक्ट हो चुका था, उससे वो इन्फ्लुएंस हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो आप दूसरे शख्स को अक्रंस हुई है वो इस वजह से हुई है कि उसका जो रिलेटिव था वो उसकी वजह से वो इफेक्ट हो गया। तो हम कह देते हैं इवेंट्स जो है वो डिपेंडेंट हैं, यानी कि दूसरे शख्स को कोरोना होना उसके रिलेटिव के कोरोना होने से डिपेंड किया है। पहली एग्जांपल में इंडिपेंडेंट, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, जिससे क्या है, वो अमेरिका में रहता है, उसको कोरोना हुआ है, तो इससे क्या है कि जी यहाँ जो शख्स है उससे भी होगा, तो वाकई ये हमसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं। अब जरा टेक्निकल वे से आ जाते हैं, मोर टेक्निकल वे से हम इस चीज को जो है वो आ जाते हैं कि मोर टेक्निकल वे जो है वो क्या है। मोर टेक्निकल वे में अगर किसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन यूज करने के बाद की प्रोबेबिलिटी, अगर किसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हेल्प ना करे, यानी कि इंफॉर्मेशन यूज भी की है, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आंसर आ रहा है वो अगर इंफॉर्मेशन यूज ना भी करें तो उसके बराबर ही आ रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के अगर आंसर सेम आ रहे हैं तो हम कह देंगे कि ये दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है, इसलिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसने कोई हेल्प नहीं की। अगर इंफॉर्मेशन ना यूज करें तो जो आंसर आएगा, इंफॉर्मेशन यूज करें तो जो आंसर आएगा, वो दोनों सेम है। ये क्यों हो रहा जी, इंफॉर्मेशन। अब जरा थोड़ी सी एग्जांपल जो मैंने आपको कही थी कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसकी 4 पॉसिबल आंसर ऑप्शन है, आपको एक बिल्कुल आपको गेसिंग करके चेक करना था कि कौन सी ऑप्शन इसमें से सही है। लाइक आपके दोस्त ने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या एक इंफॉर्मेशन ये दी कि बी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये रिड्यूस सैंपल स्पेस होगी और आप कहेंगे जी 1/3 किसी भी क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक, लेट्स सपोज A B C D, ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको नहीं आ रहा था। आपने अपने दोस्त से पूछा यार क्वेश्चन नंबर 2 की क्या इंफॉर्मेशन है या क्या है, पहले तो उसने कह दिया ना बी नहीं है, तो आपने कहा ठीक है वो 1/3। अब आपने उससे अपने दोस्त से पूछा एग्जाम में यार ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो बताओ, तो वो आपको इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी है। लाइक अब ये इंफॉर्मेशन यूज करें, लेकिन आपने तो ज़ाहिर है ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, आपने तो पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, वो कहता है जी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी है। अब कौन सी ऑप्शन जो है वो इसमें से आउट हो जाएगी, कौन सी ऑप्शन इसमें से क्रॉस कर दूं, कोई भी नहीं। इससे क्या फर्क पड़ा है कि जी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अगर सी है तो अब तो नहीं है, इसका मतलब है पहले अगर आपने तुक्का लगाना था तो आपका तुक्का ठीक होने का चांस 1/4 था। आपके दोस्त ने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी है, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ही तुक्का दोबारा से लगाना, तो अब भी 1/4 ही है। इंफॉर्मेशन यूज की नहीं यूज की, तो इसलिए कि आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या, तो उसने कहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी है, तो हम कह देंगे कि इंफॉर्मेशन आपस में इवेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट। तो लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जो आपको इंफॉर्मेशन एडिशनल प्रोवाइड की जाए उससे लाजमी तौर पे सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाती है, लाजमी तौर पर प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज करके भी प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज ना आए तो हम कह देते हैं इवेंट्स क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, एग्जाम में प्रूफ करने का एक और वे है, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट।
ए इंटरसेक्शन बी, पहले की लिखेंगे आप अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन दूसरे की आप लिखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो आप कहेंगे चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो फिर तो इसकी कंडीशनल और अनकंडीशनल बराबर ही आनी है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई देखिए मैंने पहले की अनकंडीशनल लिखी, वो तो लिखनी ही लिखनी थी, दूसरे की कंडीशनल लिखनी थी, लेकिन इंडिपेंडेंट की वजह से कंडीशनल और अनकंडीशनल एक ही होती हैं, तो फिर दो रिजल्ट आ गए। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है फिर आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऐसे लिखना है, और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपने इस तरह से मेंशन करना है। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। व्हेनेवर देयर इज अ एंड सिंबल, दो इवेंट है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, या वो एंड से होंगे या वो और से होंगे, या उनके दरमियान एंड की नोटेशन होगी या उनके दरमियान और की नोटेशन होगी, वो कनेक्ट होंगे आपस में। ये इस तरह से कोई सेंस नहीं है, या इनमें एंड का कनेक्टर होगा या इनमें और का कनेक्टर होगा, फिर यहीं से डिसाइड हो जाएगा अच्छा जी हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना है या हमें एडिशन थ्योरम जो है वो यूज करना है। एक रिजल्ट के तौर पर हमने याद रखना है कि अगर दो इवेंट ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाते हैं, देखते हैं कैसे वो इंडिपेंडेंट हैं। तो रिजल्ट ये कहता है ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे और ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। कौन? नॉट ए नॉट बी, बी नॉट ए नॉट बी। ए भी इंडिपेंडेंट हो तो ये पेयर भी आपस में इंडिपेंडेंट ही होंगे। ये इंडिपेंडेंट हो तो ये पेयर और ये पेयर, ये भी इंडिपेंडेंट ही कंसिडर होंगे। अब जरा पहले एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हैं, ये एग्जाम में आई हुई है, अक्सर ये स्टेटमेंट एग्जाम में आई। इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, मैंने वो जो कॉइन टॉसिंग था उससे हट गया, डाई थ्रोइंग से हट गया, कह दिया इवेंट क्या है। ए, फर्ज करें कोई स्टूडेंट है वो पेपर देता है और उसका क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक जो हमारा कोर्स है पढ़ रहा है, वो कहता है जी आई कैप का मैंने पेपर दिया है, उसका इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है पास, वो क्यूटी में पास है। उसने एक और पेपर भी दिया है आईटी, तो दो इवेंट्स ऐसे मैंने हाइपोथेटिकली डिक्लेयर कर दिए। ए इवेंट है पास इन क्यूटी और बी इवेंट है पास इन आईटी। कहता है देन राइट द एक्सप्रेशंस टू इंडिकेट दैट अ स्टूडेंट विल पास इन ओनली क्यूटी। यानी कि ये स्टेटमेंट्स हैं, हमने स्टेटमेंट्स को आप समझ ले मैथ्स की फॉर्म में या इवेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखना है। ए का मतलब है पास इन क्यूटी, बी का मतलब है पास इन आईटी। अगर मैं यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट लिख दूं उलट, तो उसका मतलब होगा फेल इन क्यूटी ना, उलट उसका, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है फेल इन आईटी। ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जिसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उसका क्यूटी का टेस्ट पास है, क्यूटी का पेपर पास है, स्टेटमेंट लिखें। आप कहें ये लिख दें, ए का मतलब है पास इन क्यूटी। अब देखिए फर्ज करें, मैं जरा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूं। आपका एक दोस्त है, उसने दो पेपर दिए आई कैप में, एक क्यूटी का और एक आईटी का। क्लियर? रिजल्ट आ गया, आपने उससे जाके पूछा है भाई आप ये तो पता ना कि उसने दो पेपर दिए हैं, हमारे पास दो जैसे इवेंट्स हैं। आप उससे जाके पूछते हो कि भाई तुमने दो पेपर दिए थे क्यूटी और आईटी के, क्या रिजल्ट आ रहा है? वो आपको कह रहा है मेरा सिर्फ ओनली सिर्फ क्यूटी पास है, आईटी का नहीं बताया उसने क्या रिजल्ट है, लेकिन उसने जो वर्ड बोला है ओनली, मेरा यार सिर्फ क्यूटी पास हुआ है, दूसरा नहीं बताया, वो अंडरस्टूड क्या है, वो फेल है। ठीक है ना? उसने कहा मेरा सिर्फ क्यूटी पास है। देखिए स्टेटमेंट में फर्क है। आप उसे पूछते हो
कि यार क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का, वो कहता है जी क्यूटी तो मेरा क्लियर है, आईटी का नहीं है, उसने आपको बता रहा ना, हो सकता है वो रह गया, हो सकता है वो कहता है मेरा क्यूटी क्लियर है, लेकिन यहां वर्ड है सिर्फ क्यूटी क्लियर है। तो इसको लिखना है, तो इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करें तो ये मतलब ये बनता है कि उसका क्यूटी क्लियर है लेकिन आईटी उसका फेल है। ओके, तो फिर इसको लिखेंगे ए दैट इज पास इन क्यूटी लेकिन उसका आईटी फेल है, ये है फेल। अब ये दो इवेंट है, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी कॉम्प्लीमेंट है। इनमें एक कनेक्टर लगाना है, या यूनियन का या इंटरसेक्शन का, या एंड का या और का। देखें अगर मैं और का कनेक्टर लगा दूं, और का मतलब ये होता है कि दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है, या तो उसका क्यूटी क्लियर है या उसका आईटी फेल है। और का मतलब यही है ना, जबकि है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, उसका क्यूटी पास होना चाहिए, आईटी उसका फेल होना चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि इन दोनों के दरमियान जो है अब वो है। तो फिर कनेक्टर इनके दरमियान ये नहीं आएगा, बल्कि इनके दरमियान जो कनेक्टर आएगा वो आएगा इंटरसेक्शन। यानी कि स्टेटमेंट को लिखना हो ही इज पास इन ओनली क्यूटी, तो क्यूटी इसका पास है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि दूसरा इवेंट जो है वो आईटी का है और वो इसका फेल है, और इन दोनों के दरमियान जो कनेक्टिंग एक स्टेटमेंट आएगी वो आएगी एंड, जिसका मतलब ये होगा कि पहली स्टेटमेंट भी सही होगी यानी कि उसका क्यूटी पास हो, और आईटी फेल हो, तभी हम कहेंगे कि उसका सिर्फ और सिर्फ क्यूटी पास है। सेकंड, पास इन ओनली वन सब्जेक्ट। आपने पूछा कि क्या बना रिजल्ट तुम्हारा, तुमने 2 पेपर दिए हैं, वो कहता जी मेरा एक पेपर क्लियर हो गया है, ये नहीं बता रहा कौन सा हुआ, एक है, ये बात कंफर्म है, दोनों नहीं है ना, ओनली वन इज क्लियर नाउ। वहां सब्जेक्ट मेंशन था विच वन, यहां वो मेंशन नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा क्लियर एक है। अब आपने इसको लिखना है, वो कौन सा हो सकता है, आप कह जी क्यूटी हो सकता है, या और आईटी भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों हो सकते हैं, नहीं जी दोनों नहीं है। तो फिर आपको लिखना है क्यूटी क्लियर है, सिर्फ उसका क्यूटी क्लियर है, तो आप स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे कि जी उसका क्यूटी क्लियर है। ए का मतलब क्या था, पास इन क्यूटी। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट क्लियर है और वो है क्यूटी। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट उसका क्यूटी क्लियर है, क्या एक सब्जेक्ट जो क्लियर है क्या वो क्यूटी ही हो सकता है, नहीं जी दूसरा भी तो हो सकता है, हो तो दूसरा सकता है लेकिन क्लियर सिर्फ एक है। तो फिर आप कहेंगे इस पूरी स्टेटमेंट के बाद और एक और पॉसिबिलिटी भी है कि उसका जो सब्जेक्ट क्लियर है वो आईटी का हो। तो देखें ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें पास उसका एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि मेंशन नहीं है कि विच वन, तो फिर मैंने ये दोनों स्टेटमेंट लिखी है। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया। ऊपर मेंशन था वो कौन सा, नीचे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो 2 पॉसिबिलिटी थी, आपको दोनों ही मेंशन करनी। थर्ड, पास इन बोथ सब्जेक्ट। क्लियर है कि उसके दोनों सब्जेक्ट पास हो गए, बोथ, डाउट नहीं है। जब दरमियान में एंड आ जाता है ना, तो इसका मतलब होता है एंड के बाद और पहले दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये या तो ये सही है या फिर ये सही है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही सही हों, गारंटी नहीं है। देखो ना, ए यूनियन बी, जरा सेट थ्योरी याद करें, फिर दोबारा लिख रहा हूं, ए सेट, बी सेट, ए यूनियन बी, ये मेंबर या तो ए में है, बिल्कुल है, देखिए ये बी में नहीं है लेकिन ए में तो है ना, ये मेंबर ए में है,
ये मेंबर 4B में है, तो या तो इस सेट के मेंबर या ए में आ रहे हैं या बी में आ रहे हैं, लेकिन एक मेंबर ऐसा जो दोनों में भी आ रहा है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम उसके जो मेंबर्स हैं वो एक सेट में जरूर आ रहे हैं ना, एटलीस्ट वन। लेकिन यहां जो स्टेटमेंट मेंशन है उस स्टेटमेंट के तहत बोथ सेट्स में है, वो दोनों में है। ए इंटरसेक्शन बी, पास इन नन ऑफ द सब्जेक्ट, वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। पास इन नन ऑफ द सब्जेक्ट, वो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। वो किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो पास नहीं है, तो इसका मतलब है क्यूटी तो उसका फेल है, क्यूटी में वो फेल है। तो मैंने लिख दिया कि क्यूटी में वो फेल है, क्यूटी उसका पास नहीं है, दूसरा भी पास नहीं है। और कौन सी स्टेटमेंट सही है? दोनों। एंड नॉट पास इन क्यूटी एंड नॉट पास इन आईटी, पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक जरूर क्लियर है, दूसरा भी क्लियर हो सकता है, एक जरूर क्लियर है, ए यूनियन बी। या तो हो सकता है कि उसका, देखे ना, फर्ज करें आपने उसे पूछा कि ये क्या बना तुम्हारा रिजल्ट, तुमने नेट पर देखा है। वो कहता है यार मैंने नेट पर देखा था, एक पेपर का मुझे पता चल गया, वो तो मेरा क्लियर है, एक पेपर तो मेरा जरूर क्लियर, दूसरे का नहीं पता। अब दूसरे का पता नहीं है, हो सकता है उसका वो भी क्लियर हो, ये भी तो हो सकता है। कम से कम एक जरूर क्लियर है, ये कंफर्म हो गया, दोनों भी हो सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को लिखना हो तो हम इस तरह से, तो ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं इनको आपने बड़ा थारोली याद रखना है। ओनली वन अपीयर, जिसका नाम है सिर्फ वो आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ओनली क्यूटी मेंशन है, कौन सा? ओनली वन मेंशन नहीं है, तो है एक, कौन सा वो मेंशन नहीं है, तो दोनों लिखने हैं। ये तो बड़ा क्लियर है, दोनों ही है अक्कर किए, दोनों ही अक्कर नहीं किए, कम से कम एक अक्कर किया, इसमें यूनियन और बाकियों में उस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यही मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, एक सब्जेक्ट क्लियर है, वो क्यूटी हो सकता है तो ए, वो आईटी हो सकता है तो बी। बोथ सब्जेक्ट्स, नन ऑफ द सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो ये ट्रांसलेशंस हैं, यानी कि पहले क्या करते थे हम, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते थे, और अब वो प्रोबेबिलिटी फाइंड तो करनी ही करनी है, लेकिन पहले जरा ट्रांसलेशन तो कर लेना, इसका मतलब क्या बनता है। अब ये उसी के रेलेवेंट ही कुछ क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल बी अलाइव इन 25 years इज 3/5, कि क्या आदमी है वो अगले 25 साल तक जिंदा रहेगा, कहता है ऐसा होने के चांसेस जो है वो 3/5 है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वाइफ विल बी अलाइव इन 25 years इज 2/3। आदमी जिंदा रहने का चांस अगले 25 साल में, चांस है ना, नॉट श्योर, 3/5 है। And that the probability that his wife will be alive for the next 25 years is 2/3। ये किसी तरह से कैलकुलेट कर ली गई। मैंने इसको 2 इवेंट कह दिया, वो पास इन क्यूटी की बजाय एक इवेंट बन गया मैन अलाइव, पास इन आईटी की बजाय दूसरा इवेंट है हिज वाइफ विल अलाइव, तो ये 2 इवेंट्स आ गए। और एक चीज नोट करें कि शायद ये प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई हैं। मैन अलाइव की प्रोबेबिलिटी है 3/5 और वुमेन अलाइव की प्रोबेबिलिटी मेंशन की गई है, बताई गई है 2/3। और नीचे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट। अब 2 इवेंट हैं, मैन अलाइव, वो मैन अलाइव,
ओनली मैन अलाइव, एक जिंदा है, ओनली मैन, और वो मेंशन है कौन है, मैन है, तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, ओनली द मैन विल अलाइव। ए, मैन अलाइव, सिर्फ आदमी जिंदा है, इसका मतलब है कि उसकी जो वुमन की जो है वो नॉट अलाइव, डेथ हो गई है। ठीक, ये तो हो गई स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन, और लेकिन अब उसने कहा जी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी। अब ये वर्ड आ गया एंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगना है, बिल्कुल सही है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि एक की तो कंडीशनल आनी है, पहले की अनकंडीशनल, सिर्फ पी ऑफ ए ही आना है, लेकिन दूसरे की शायद कंडीशनल आनी है। देखें, अगर पिछली स्लाइड्स पे जाएं तो एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि अगर इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हों, इवेंट्स अगर आपस में इंडिपेंडेंट हों तो फिर तो आप दोनों की अनकंडीशनल ही लिखते हैं। अगर इधर सी आ जाएगा तो इधर भी सी लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। क्यों, यहां मेंशन है ए और बी सी, ए एंड बी सी आर आल्सो इंडिपेंडेंट ना, इधर लिखा हुआ है। और जब इंडिपेंडेंट का वर्ड आता है तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लिख देते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों की अनकंडीशनल ही लिखती है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर कहां मेंशन है कि वो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है, बाकी मेंशन तो नहीं है। आपने ना एग्जाम क्वेश्चन की स्टेटमेंट से नहीं प्रूफ करना कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। वैसे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, चले मैं वैसे समझा देता हूं और फिर देखते हैं कि टेक्निकली कैसे आइडेंटिफाई करना है। इंडिपेंडेंट का मतलब है इस इवेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। अब इसका इस स्टेटमेंट में क्या मतलब है कि एक आदमी जिंदा रहेगा, क्या उसकी जो वाइफ है वो इफेक्ट होती है, नहीं, क्योंकि उसका हस्बैंड जिंदा तो उसने भी जिंदा ही रहना है, या क्योंकि उसका हस्बैंड जिंदा है तो उसकी वाइफ अलाइव नहीं रहेगी, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन हाँ, समझ तो आ रही है इस क्वेश्चन में कि वाकई इससे तो कोई ताल्लुक नहीं बनता कि वो आदमी जिंदा अगर है तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा कि उसकी वाइफ ने भी जिंदा ही रहना या नहीं रहना, तो ये तो फिर इंडिपेंडेंट ही कहलाता है। इंडिपेंडेंट यही पढ़ा था कि एक इवेंट की अकरेंस दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करे, लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं आप पहचान सकेंगे। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक आप ये देख लिया करें कि नोट किया करें कि क्या आपको क्वेश्चन में ये जो प्रोबेबिलिटी है जॉइंट अकरेंस की, ये गिवन है कि नॉट गिवन है, क्या ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है कि नहीं मेंशन, नॉट गिवन। अगर तो वो आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही आ रही हो, तो फिर इससे मुराद आप लेंगे कि जो इवेंट ए एंड बी हैं वो आपने कहना है कि वो डिपेंडेंट हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या वो अवेलेबल नहीं ही है, तो फिर आपने कहना है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो ये एक ट्रिक आपने यूज करना है, वैसे नहीं आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मैंने वैसे एक्सप्लेन तो थोड़ा सा कर दिया है, लेकिन जाहिर है हर क्वेश्चन में इस तरह से इतना इजी नहीं होता आइडेंटिफाई कर लेना कि वाकई वो एक दूसरे का इन्फ्लुएंस तो नहीं करेंगे। हम इस ट्रिक को, इस टेक्निक को, इस ट्रिक को यूज करेंगे। अब देखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में या तो ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है या फिर बी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, दोनों के अलाइव होने की प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं है, यानी कि नॉट गिवन है। अगर ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में नॉट गिवन है तो फिर हम क्या कहेंगे, ए और बी को क्या कंसीडर करेंगे, वो हम कंसीडर करेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो चूंकि यहां पर मेंशन नहीं है तो दैट्स वाई मैं समझूंगा कि दोनों जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। तो पहले तो स्टेटमेंट ट्रांसलेट करें। अब आपने कहना जी कि मल्टीप्लिकेशन तो आएगी, ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट होंगे तभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना लहदा, क्योंकि ए भी इंडिपेंडेंट का मतलब है ए और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट ही होंगे, और अगर वो इंडिपेंडेंट हैं
तो इनको हम सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3 है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 में से माइनस कर दें तो वो 1/3 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 में से माइनस हो जाएगी। और वही मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, ए के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई वुमेन की डेथ। इस स्टेटमेंट का मतलब है ओनली द मैन विल अलाइव, ओनली द मैन विल अलाइव, ओनली वन विल अलाइव। ये वही 5 स्टेटमेंट है। ओनली वन, एक जिंदा है, पता नहीं कौन। इट मे बी अ मैन, इट मे बी अ वुमेन। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का वर्ड साथ लगा रहा हूं। देखिए इसमें एक जिंदा है कौन, मैन, एक जिंदा है कौन, वुमेन, और का वर्ड है। और जब भी और का वर्ड आता है, प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट आती है तो और की जगह प्लस आ जाता है, ठीक है ना। अब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी 3/5, ए कॉम्प्लीमेंट की कितनी 1/3, नॉट अलाइव की, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 में से 3/5 को माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 2/5। तो 2/5 और देन बी की प्रोबेबिलिटी 2/3। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, देन ऐड, तो वो 7/15 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। वही बात कि यही 5 स्टेटमेंट बार बार एग्जाम में आ रही हैं। एक है मेंशन है एक मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, बोथ विल अलाइव, ए इंटरसेक्शन बी, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। नन ऑफ देम विल अलाइव, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। एटलीस्ट वन विल अलाइव, एडिशन थ्योरम लग गया, लगेगा ना, यूनियन आ गया, यूनियन आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हम यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं। यही 5 स्टेटमेंट है। ओनली मैन विल अलाइव, एक है मेंशन है कौन सा, ओनली वन विल अलाइव है एक, मेंशन नहीं है, दोनों लिखने हैं। बोथ विल अलाइव, दोनों ही क्लियर है। नन ऑफ देम विल अलाइव, दोनों ही नहीं है। और कम से कम एक। यही 5 स्टेटमेंट एक्सटेंसिवली एग्जाम में आपके जो हैं वो इन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, ये मिक्स है, ये जो आगे हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं ये उनका मिक्सचर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बार बार आ रहा है। वो पहली दफा मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया वर्बली कि सर एक कोई क्वेश्चन था, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर था, वहां कैश काउंटर थे, कुछ इस तरह की वो बातें कर रहा था। जाहिर है उसने क्वेश्चन तो नहीं, वो बाई चांस ही एक बुक मेरे हाथ लगी या शायद इंटरनेट का कोई नोट था, वो मुझे उससे ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिली। तो फिर मैंने उस क्वेश्चन स्टूडेंट को कहा, मैं कहा भाई ये क्या यही क्वेश्चन था? कहता सर बिल्कुल एग्जैक्टली 100% यही स्टेटमेंट थी। तो इसका मतलब है वधार है, आई कैब वाले भी तो किसी ना किसी बुक से नेट से ही उठाते हैं ना, तो वो बाई चांस ही मुझे भी आइडिया हो गया और हर दफा रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको ना अपने नोट्सों में शायद ना मिले, या मे बी ये एक्सरसाइज में, मेरा ख्याल एक्सरसाइज में शायद ये मेंशन है, मेरा ख्याल एक्सरसाइज में मेंशन है। आपकी एग्जांपल्स नहीं है, इसका नंबर मैं नहीं अलबत्ता लिख सका, तो आप देख लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा। मैं इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेना तो फिर ये इजी है। इसकी ना देखने में ये काफी लेंथी ये स्टेटमेंट लगती है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे यानी कि समझ लेंगे तो फिर ये काफी इजी हो जाएगी। एग्जाम्पल है, while coming and from a departmental store, a consumer, actually ये typo है, consumer pass through 1 out of 12 cash counters। कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है और जब वो वहां पर अपनी परचेजिंग वगैरह करता है तो फिर बिल बनाना है, तो कहता है 12 कैश काउंटर लगे हुए हैं, 12 नॉट 2, 12 कैश काउंटर जो हैं वो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल है बिल बनवाने के लिए। आल, ये कुछ काफी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आल हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो कस्टमर जो है वो पहले काउंटर पर अपना बिल बनवाने जाएगा या दूसरे काउंटर पे या तीसरे काउंटर पे या फोर्थ काउंटर पे,
तो कहता है जी कि हर काउंटर पे जाने का चांस बराबर है, सब काउंटर पे प्रोबेबिलिटी बराबर है कि पहले काउंटर पे जाएगा, दूसरे पे जाए या तीसरे पे या 12। कहता कोई प्रेफरेंस नहीं है, सब पे जाने का चांस बराबर। जैसे आप है ना, आप जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे तो आप काउंटर 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, तो आपने कोई प्रेफरेंस नहीं है, किसी पर भी जा सकते हैं। देन हिज बिल इज वेरीफाइड बाय वन ऑफ 3 ऑफिसर्स। जब आप अपने काउंटर पे बिल बना लेते हैं तो फिर आप जब बाहर निकलने लगते हैं तो शायद या काउंटर से आगे आते हैं तो एक चेकर खड़ा होता है, ऑफिसर्स खड़ा होता है, जी क्या आपने बिल पे कर दिया है, कहीं ये तो नहीं है कि आपने बिल पे ना किया, या आपका सामान थोड़ा सा वो वेरीफाई करता है कि जो बिल के मुताबिक ही आपकी बकेट में वही सामान है। तो 3 ऑफिसर्स वहां खड़े हुए हैं, वेरिफिकेशन ऑफिसर्स। ऐसे ही मैंने नाम रख दिए, बल्कि उन्होंने भी रखे हुए हैं, V1, V2 एंड V3। 12 कैश काउंटर हैं, 3 वेरिफिकेशन ऑफिसर्स हैं। किस कैश काउंटर पर अपना बिल वो कस्टमर बनाता है? कहता है सब पर सेम प्रोबेबिलिटी। किस ऑफिसर से उसका बिल वेरीफाई होगा? सेम प्रोबेबिलिटी, सबसे वेरिफिकेशन के चांसेस बराबर है। देन ही एम्बार्क्स वन ऑफ 2 एलिवेटर्स, वो सीढ़ियां चलने वाली, एम्बार्क चढ़ जाता है उसके ऊपर, उसने जो है वो एलिवेटर यूज करना है और डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आ जाना है। देन ही एम्बार्क्स वन ऑफ 2 एलिवेटर्स, यहां 2 एलिवेटर्स लगे हुए हैं, एलिवेटर 1 एंड एलिवेटर 2, एंड इज, हाँ ये फर्क है, twice likely to embark on E2 as E1। कहते हैं कि उसका एलिवेटर 2 पे एम्बार्क होने का चांस एलिवेटर 1 से डबल है, यानी कि बराबर नहीं है। किस कैश काउंटर पे जाएगा? 12 कैश काउंटर है, सब पे जाने का चांस बराबर। कौन सा अफसर उसकी वेरिफिकेशन करेगा? 3 ऑफिसर है, सबके चांस बराबर। किस एलिवेटर से बाहर आएगा? 2 एलिवेटर्स हैं, लेकिन सेकंड एलिवेटर E2 के ऊपर एम्बार्क होने के उसके चांसेस हैं वो E1 एलिवेटर से ट्वाइस हैं। ये उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। आप समझ लें 3 इवेंट्स हैं। पहला इवेंट कैश काउंटर है, सेकंड इवेंट ऑफिसर वेरिफिकेशन है, थर्ड इवेंट एलिवेटर यूज है। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ कंज्यूमर विल पास थ्रू, वो जो कंज्यूमर है विल पास थ्रू काउंटर 6 और काउंटर 12, या तो वो काउंटर 6 यूज करेगा या वो काउंटर 12 यूज करेगा। वेरीफाइड बाय V1, उसकी वेरिफिकेशन फर्स्ट ऑफिसर करेगा, एंड एम्बार्क्स ऑन E2, और वो E2 एलिवेटर यूज करके बाहर आ जाएगा। यानी कि 3 इवेंट है, काउंटर यूज करना, वेरिफिकेशन होना, एंड देन वो किस एलिवेटर को यूज करते हुए उसके ऊपर यूज करेगा। पहले तो स्टेटमेंट को जो ऊपर दिया गया है उसको हम ट्रांसलेट करके लिख लेंगे। अब उसने कहा था 12 कैश काउंटर है। फर्ज करें मैं कैश काउंटर के नंबर लगा देता हूं, तो टोटल 12 कैश काउंटर है। कितने कैश काउंटर इसमें से 1 है? सिर्फ एक, ये वाला। अगर मैं कहूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि वो कैश काउंटर 1 पे जाएगा, आप कहेंगे NA/NS, 12 काउंटर है ना, एक ही काउंटर 1 है, ऐसा ना, 1/12। अब दूसरा जो है उस पर जाने का चांस भी उतना ही है, तीसरा। तो आप कहेंगे 12 काउंटर हैं, एक काउंटर 1 है, एक काउंटर 2 है, तो काउंटर 2 पर जाने का चांस क्या होगा? कितने काउंटर 2 हैं? सिर्फ एक। कितने में से? 12 में से, तो 1/12। तो सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/12 ही आएगी, चाहे वो कैश काउंटर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 12। सिमिलरली 3 ऑफिसर्स है, V1, V2, V3, 3 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वेरिफिकेशन फर्स्ट ऑफिसर करेगा? आप कहेंगे टोटल कितने हैं? 3। कितने इसमें? एक V1 है, यानी कि कितने एक ही होगा ना, वेरिफिकेशन नंबर ऑफिसर 1 एक ही होगा, 2 तो नहीं होगा, ये भी 1 ही है, ये भी 1 ही है, तो 1/3। 3 है टोटल, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3, दैट इज सेम। अब एलिवेटर जो है वो एक्चुअली 2 हैं, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। अब आप खुद ही पॉसिबिलिटीज बना लेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए।
अगर वो फर्ज करें 3 दफा डिपार्टमेंटल स्टोर जाता है, 3 दफा डिपार्टमेंटल स्टोर जाता है और बाहर आता है, किस एलिवेटर को यूज करेगा? डेटे के मुताबिक 3 दफा अगर वो एलिवेटर पे जाता है तो 3 में से 1 दफा वो एलिवेटर 1 यूज करेगा और एलिवेटर 2 इससे ट्वाइस यूज करेगा। ये लिखा हुआ है, ट्वाइस लाइकली। तो टोटल अगर वो 3 दफा एलिवेटर यूज करता है, 3 में से 1 दफा वो एलिवेटर 1 यूज करेगा और 2 दफा वो एलिवेटर 2। अगर वो 100 दफा एलिवेटर 1 यूज करेगा तो ये 200 दफा करेगा, टोटल 300। तो आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, क्यों? ये मेंशन है, उसको ट्वाइस करना है आपने बस। अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, आप कहेंगे टोटल कितनी दफा एलिवेटर यूज हुए हैं? 300 दफा। E1 कितनी दफा यूज हुआ है? NA 100 दफा, 1/3। और एलिवेटर 2 2/3। तो देखें ये इससे ट्वाइस है। आप खुद ही एक नंबर दे लेना, आप एलिवेटर को नंबर 10 दे देंगे, 10 दफा वो एलिवेटर यूज करेगा तो 20 दफा करेगा, टोटल 30। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटीज लग ऐसे रहा था, यहां तो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, एक्चुअली उसने स्टेटमेंट इस तरह से दी हुई है कि वहां हम प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स जो हैं वो खुद बना सकते हैं। तो ये आपको एक्चुअली 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज मेंशन है। अब इस स्टेटमेंट को हमने लिखना है। काउंटर ये यूज करेगा वेरीफाइड बाय दिस वन एंड एंड विद दिस वन। काउंटर 6 और का मतलब होता है यूनियन। काउंटर 12, मैं स्टेटमेंट अभी लिख रहा हूं। काउंटर 6 और काउंटर 12 वेरीफाइड बाय V1 एम्बार्क ऑन E2। 3 इवेंट हो गया ना, काउंटर, वेरिफिकेशन ऑफिसर और एलिवेटर। अब ये पहला इवेंट है, ये वाला जिसमें 2 आ गए, ये दूसरा इवेंट और ये तीसरा। अब इनमें एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट आनी है, एंड या और की। इधर तो और आ गया, वो तो बड़ा क्लियर था, एक्सप्लिसिटली था। अब जरा स्टेटमेंट को कंटिन्यू करें या पढ़ें तो आप ये नहीं कहेंगे काउंटर ये यूज करेगा एंड और तो नहीं ना आएगा, ये नहीं कह सकते। या वो काउंटर 6 यूज करेगा या वो फर्स्ट ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस काउंटर को यूज करेगा और ये अफसर उसे जरूर वेरीफाई करेगा। एंड एलिवेटर 2 यूज करेगा, बिल्कुल। एंड का मतलब है सारी सही होनी चाहिए। ये काउंटर भी यूज करेगा, ये ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा, ये एलिवेटर यूज करेगा। अगर मैं यहां और लिख देता तो इसका मतलब है काउंटर तो ये यूज करना था, पॉसिबिलिटी है कि वो ऑफिसर 1 से वेरिफिकेशन करे, एटलीस्ट, है ना। दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। या वो काउंटर 612 यूज करेगा, अगर वो नहीं तो उसका फर्स्ट ऑफिसर उसे वेरीफाई करेगा। जबकि ऐसा नहीं है, मेंशन है कि ये काउंटर भी यूज कर रहा है और ऑफिसर उसका वेरिफिकेशन भी कर रहा है। तो देन मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर जब आप प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन, और दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको पता है सेम है या मेंशन है। इस एंड का मतलब है प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन करना। वेरिफिकेशन 1, फर्स्ट ऑफिसर की वेरिफिकेशन करने का चांस। एंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन करना। सेकंड एलिवेटर यूज करना, सेकंड एलिवेटर की प्रोबेबिलिटी 2/3। और इन सबको आप पहले इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2/12 मल्टीप्लाई विद 1/3 एंड मल्टीप्लाई विद 2/3, तो ये 1/27 इसका आंसर आ जाएगा। पहले स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट कर लें, स्टेटमेंट्स मेंशन कर लें, फिर स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट कर लें, और ट्रांसलेशन के बाद ये ब्रैकेट में जरूर मेंशन करें, इसलिए कि इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ये ऑफिसर वेरीफाई करेगा, इस एलिवेटर को वो यूज करेगा।
ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, दो स्टेटमेंट लिखें, एंड और का कनेक्टर यूज करना है। आप कहें जी दोनों ही होने चाहिए, तो एंड आपने दोनों में से कोई एक होना चाहिए तो और। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट? आई थिंक सो कि आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो देन यू विल सॉल्व। देखिए जब सोल्यूशन की बारी आई है ना, ये तो फिर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, आता है तो मुश्किल नहीं था। एक दफा इसको कंसंट्रेट कर लें। इस तरह का ना एक क्वेश्चन और मैंने एक एक्सरसाइज में रखा हुआ, ये भी आपको एक्सरसाइज से मिल जाएगा। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज है उसमें भी मैंने एक किस्म का इसी तरह का ही आप थोड़ा सा नोट करेंगे ना, उसमें मैंने कहा कि कोई दोस्त है वो यूनिवर्सिटी जाता है, वो खाना यहाँ से खाता है, यूनिवर्सिटी ऐसे जाता है, ट्रेन यूज करता है, बस यूज करता है, घर वापस ऐसे आता है। तो 3 इवेंट हो गया, यूनिवर्सिटी जाना कैसा है, वहां पर लंच कहाँ से करता है, वापस वो कैसे आता है, उबर यूज करता है, ट्रेन यूज करता है, बस यूज करता है। जिस तरह से ये थे, काउंटर कौन यूज करता है, वेरिफिकेशन कहाँ से होती है, एलिवेटर कौन सा यूज करता है। तो वहां पर ये 3 बन जाएंगे। यूनिवर्सिटी कैसे जाता है, बस से, कार से, बाइक से, ट्रेन से। वहां लंच कैसे करता है, कैफे में करता है, मेस में करता है, किसी दोस्त के पास करता है। वापस कैसे आता है, बस से आता है, ट्रेन से आता है और गाड़ी से आता है। तो ये 3 इवेंट, तो उसको थोड़ा सा आप करेंगे ना, तो ये स्टेटमेंट है, किसी में ऐड आ रहा होगा, किसी में और आ रहा होगा, तो आप उसको कंसंट्रेट करेंगे। अच्छा, यहां पर तो ये वाले कोई क्वेश्चन, और टिपिकली ये क्वेश्चन चूंकि ये एग्जाम में भी आया हुआ था, तो मैंने फिर इसको देखिए, इसमें मिक्सअप चीजें होगी ना, एंड भी आ गया और भी आ गया। जहां एंड का पोर्शन आ गया वहां मल्टीप्लीकेशन लगती गई, जहां और का पोर्शन आया हुआ था वहां पर हमने एडिशन वगैरह का जो वर्ड है, एडिशन थ्योरम का जो है वो यूज कर दिया। अच्छा, जो नेक्स्ट वन है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा डिफरेंटली फर्ज करें आपकी एक क्लास है। लेट्स सपोज कि आपकी एक क्लास है और आप उस क्लास में बैठे हैं, एंड देन उसमें से एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। 2 सेक्शंस हैं, ए एंड बी, 2 सेक्शंस हैं, और उन 2 सेक्शन में से हमने एक स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। एक चांस जो है, एक चांस सिलेक्शन का एक चांस वो ये है कि फर्ज करें ए सेक्शन है और उस ए सेक्शन में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, बी सेक्शन में 30 हैं, 50 स्टूडेंट आपके पास ऑल टुगेदर जो है वो अवेलेबल है। एक सेक्शन में स्टूडेंट्स की तादाद और दूसरे सेक्शन में स्टूडेंट्स की तादाद, टोटल 50 है। अब आपने इनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, सिर्फ एक। तो आप क्या करें, 50 पेपर स्लिप्स किसी बैग में डाल दें, 50, और उसमें से एक स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट कर लें। अब यहां पर जो अनसर्टेनिटी है वो एक दफा ही होगी जी। देखे जी किसका नाम निकल आता है, एक स्टेज है, इसे हम कहते हैं सिंगल स्टेज एक्सपेरिमेंट। सिर्फ एक दफा प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हुई है कि जी देखें किसका नाम निकलता है। अब इसी चीज को करना है, एक्सपेरिमेंट वही है, 2 सेक्शन है ए बी, टोटल 50 बनते हैं। पहली तरतीब मैंने ये लगाई कि 50 पेपर स्लिप्स बना दी, बॉक्स में रख दी, और फिर इनमें से एक पेपर स्लिप जो है वो पिक कर ले। किसका नाम निकलता है जी, रोल नंबर 3 का निकलता है, या 5th का, या 7th का, व्हाट्सएप। एक अदर वे ये है, स्टूडेंट एक ही सिलेक्ट करना है, सेक्शन वही ए और बी 2 हैं। आप 50 पेपर स्लिप नहीं, आप सिर्फ 2 पेपर स्लिप्स बनाएंगे, ओनली द 2 पेपर स्लिप्स, ए, और एक और पेपर स्लिप आप बनाओगे, दैट इज बी। 2 पेपर स्लिप्स आप बनाएंगे, और इन 2 पेपर स्लिप में से आप फर्ज करें एक पेपर स्लिप पिक करते हो, और वो पेपर स्लिप आ जाती है बी। बी पेपर स्लिप आप सिलेक्ट कर लेते हो। पहले क्या था, दोनों स्टूडेंट इकट्ठे कर दिए, एक दफा पॉसिबिलिटी। और अब क्या किया है, बी सेक्शन में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, अब इनकी पेपर स्लिप्स बनाई सिर्फ 30, क्योंकि सेक्शन बी सिलेक्ट हो चुका है। और फिर इसमें से एक स्टूडेंट आपने उसी तरह से सिलेक्ट किया। अब अगर आप चीज नोट करें, यहां पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व थी, एक
एक ही दफा प्रोबेबिलिटी आई कि जी किसका नाम निकलता है। यहां दो जगह आई हैं कि देखिए जी सेक्शन कौन सा आता है। एक जगह पॉसिबिलिटी है ना, इट मे बी ए और मे बी बी। आप कहेंगे ओके जी सेक्शन तो आ गया, अब उस सेक्शन में स्टूडेंट कौन सा आता है। तो ये जो ऐसा एक्सपेरिमेंट है इसे हम कहते हैं ये दो स्टेजेस के ऊपर है। दो स्टेज चली हैं। पहली स्टेज में सेक्शन सेलेक्ट हुआ है, ये स्टेज 1 थी, और दूसरी स्टेज में जाके सिलेक्टेड सेक्शन से एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है। तो ये दो स्टेज का एक्सपेरिमेंट है। अब एग्जाम में भी जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें पता चल रहा होता है कि ये दो स्टेजेस के ऊपर बात कर रहा है, दो स्टेज के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है वो है। कभी तो स्टेटमेंट ऐसी होती है कि बड़ा ही क्लियर मेंशन होता है, ऐसी स्टेटमेंट होती है बड़ा ही क्लियर मेंशन होता है कि जी इसमें क्या मतलब एक स्टेज है कि दो स्टेजेस चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल है, ये भी आपके नोट्सों में एग्जाम्पल के तौर पर अवेलेबल है। 3 बॉक्सेस दैट कंटेन बॉल्स। अब यहां सेक्शन की बजाय बॉक्सेस आ गए। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। बॉक्स 1 है उसमें 5 रेड 7 व्हाइट है, टोटल 12 है। बॉक्स 2 में 4 रेड 3 व्हाइट है, टोटल 7 है। बॉक्स 3 में 3 रेड 4 व्हाइट है, टोटल 7 है। अब वो आपको ये बता रहा है A box is selected at random। रैंडम का मतलब देखे बगैर। क्या सिलेक्ट किया? बॉक्स, नॉट बॉल। A box is selected at random। कहते पहले तो तीनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स उठाया रैंडमली, एंड फिर a ball is drawn from the box। पहले बॉक्स सिलेक्ट हुआ है, उसके बाद उसमें से बॉल सिलेक्ट हुआ है। दो स्टेजेस आ गई ना। पहले जैसे मैंने कहा था पहले सेक्शन सिलेक्ट हुआ है, फिर स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। तो यहां पर वो कह रहा है जी पहले बॉक्स सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उस बॉक्स में से बॉल सिलेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। कहते क्या चांस है कि जो बॉल सिलेक्ट होगा वो रेड होगा। पता नहीं कौन सा बॉक्स सिलेक्ट हुआ है, पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है। पता चल जाए ना कौन सा बॉक्स है, फिर तो हम कर देंगे कि जी पहला बॉक्स अगर है तो रेड की चांस है 5/12, क्योंकि टोटल 5 बॉल रेड है, टोटल 12 है, Na/Ns। लेकिन वो सिर्फ बॉक्स 1 में है Na/Ns। लेकिन अगर वो बॉक्स 2 है तो फिर तो वो 4/7 है। आप कहेंगे अगर तीसरा हुआ तो फिर 3/7 है, पर हमें पता है कौन सा बॉक्स सिलेक्ट है, वी डोंट नो। यस, ये दोनों जगह पॉसिबिलिटी रखनी है आपने, पहली जगह भी और दूसरी जगह भी। एक तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जी ये जो एक्सपेरिमेंट है या ये जो डेटा सेट है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कही जा रही है, एक्चुअली ये दो स्टेजेस पे जा रही है। यहां तो बड़ा ही क्लियर आ रहा है ना, आपको पता चल रहा है। अ बॉक्स इज सिलेक्टेड, पहली स्टेज हो गई, एंड अ बॉल इज ड्रॉन, ये दूसरी स्टेज हो गई। अच्छा, ये जो डेटा सेट है इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इस डेटा सेट को प्रॉपरली एक डायग्राम में बना के लिख लें, जो कि जरूरी नहीं है कि आप वो डायग्राम बनाएं, लेकिन अगर आप बना लेते हैं तो फिर उसमें ना क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, बड़ा इजीली आप लोग जो है उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो पहले इस डेटा सेट को डायग्राम में लिख लें। पहली स्टेज में क्या करना है? पहली स्टेज में मेंशन है जी बॉक्स सेलेक्ट होने हैं। कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्सेस हैं। तो आपने क्या करना है, एक इसे हम कहते हैं ट्री डायग्राम, दरख्त जैसे उसकी शाखें, आप समझ ले उसका एक रूट होता है, पहले कुछ ब्रांचेस होती हैं, फिर ब्रांचेस से आगे ब्रांचेस चलती हैं, ऐसे ही होता है ना, छोटी छोटी ब्रांचेस और निकलती हैं। तो ये समझ ले उस ट्री का रूट है, ये उस ट्री का रूट आ गया। चूंकि 3 पॉसिबिलिटीज हैं तो आपने 3 ब्रांचेस बना लेनी है। बॉक्स 1 की एक, उस ट्री की ब्रांच, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। पहली स्टेज पे रूट से समझ लें 3 ब्रांचेस बनेंगी। अगर ये 4 बॉक्स होते तो 4, अगर पहली स्टेज पर 5 पॉसिबिलिटीज हैं जी, 5 बॉक्सेस हैं तो 5। और जो दूसरी स्टेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रांचेस, सिर्फ 2। एक वो ब्रांच
जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फर्ज करें आप कहें जी रेड की करनी है, और दूसरी ब्रांच इसका बिल्कुल अपोजिट होगी, तो कॉम्प्लीमेंट लिख दे, रेड नॉट रेड। ऐसे ही है ना, इसमें इंटरेस्ट और इसमें नहीं, हर ब्रांच में ऐसे ही करना है। इस बॉक्स में भी रेड में इंटरेस्ट और दूसरी पॉसिबिलिटी जी ना रेड हो, तीसरी ब्रांच में भी रेड में इंटरेस्ट और दूसरी ब्रांच नॉट। अच्छा, ये जो है ये लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे जरा एक तो जरा थोड़ा सा ज़हन में आ जाता है। इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ ये है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने लिखनी है, हर ब्रांच के ऊपर आपने उसकी प्रोबेबिलिटी बस लिखनी है, हर ब्रांच में। तो इसे हम कहते हैं ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम के बाद आपने इसके ऊपर प्रोबेबिलिटीज प्लेस करनी है। उसी तरह से पहले मैंने 3 ब्रांचेस लिख दी, 3 ब्रांचेस के ऊपर रेड की प्रोबेबिलिटी और यह है नॉट रेड, रेड और नॉट रेड, रेड और नॉट रेड। बॉक्सेस 3 हैं, टोटल 3 बॉक्सेस हैं। बॉक्स 1 के सिलेक्ट होने का चांस, आप कहें जी टोटल 3 बॉक्सेस हैं, एक उसमें से बॉक्स 1 है, तो 1/3। बॉक्स 1 इस ब्रांच के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दे, बॉक्स 2 इस ब्रांच के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 3 और इस ब्रांच के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दे। 4 होता तो 1/4, क्योंकि मेंशन तो नहीं ना किस बॉक्स के सिलेक्ट होने का चांस बराबर है, तो सब का एक जैसा ही है। अब आगे दूसरी ब्रांच, अब आप इसको पढ़ेंगे ऐसे कि आपने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो फाइंड करनी है, लेकिन सिर्फ ब्रांच 1 में, क्यों ही ना, यानी कि बॉक्स 1 में। तो देखिए जरा बॉक्स 1 में रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल है 5 रेड बॉल इन बॉक्स 1 आउट ऑफ 12, तो 5/12, और ये आ जाएगा 1 - 5/12। लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे ही जरा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये 7/12 आ जाएगा। यानी कि 7/12 चांस है कि वो रेड नहीं होंगे, इसमें व्हाइट कह दें, और 5/12 चांस है कि बॉल बॉक्स 1 से निकलेगा, वो रेड होगा। अब जरा इसको पढ़ेंगे, बॉक्स 2 से रेड बॉल आने का चांस क्या है। बॉक्स 2 का रेड बॉल है 4/7, और बॉक्स 3 का रेड बॉल है 3/7। तो हर ब्रांच के ऊपर मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मेंशन कर दी। तो अगर आप इस ट्री को बना लेंगे, देखिए जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं थी नॉट रेड, उसको मैंने जरा डॉटेड लाइन से लिखा हुआ है, और जिससे मेरी इंटरेस्ट थी उसको मैंने जरा सॉलिड लाइन से लिख दिया। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब जरा सीक्वेंस पढ़े। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है बॉक्स 1 सिलेक्ट हो जाए और एंड वर्ड बोल रहा हूं, बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड एंड रेड बॉल फ्रॉम इट। अब जरा लिखें, बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी है 1/3, एंड रेड बॉल फ्रॉम इट। क्या किया मैंने, इसको आप ये समझ ले, याद रखने के लिए इसको इस ब्रांच से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन गया, बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड एंड रेड बॉल फ्रॉम इट। एक पॉसिबिलिटी है ना कि बॉक्स 1 सिलेक्ट हो जाए एंड उसमें से रेड बॉल आ जाए, बिल्कुल सही है। अच्छा, रेड बॉल किसी और जगह से भी आ सकता है, और या जैसे ही या का वर्ड आया मैंने कह दिया हाँ प्लस लगा लें। हाँ जी, और क्या पॉसिबिलिटी है, बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड एंड रेड बॉल फ्रॉम इट। तो ये देखिए, ये बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड एंड रेड बॉल फ्रॉम इट। और भी कोई पॉसिबिलिटी है, या और प्लस लगा दिया, बॉक्स 3 सिलेक्टेड एंड रेड बॉल फ्रॉम इट। एंड जहां आया मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दी, जहां और पॉसिबिलिटी आई वहां मैंने एडिशन कर दी। इन सबको मल्टीप्लाई करके एंड देन फाइनली आंसर। तो 0.47 है कि अगर कोई बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, पता नहीं कौन सा सिलेक्ट होता है, और फिर उसमें से बॉल निकालेंगे, लाजमी तो नहीं है कि वो रेड बॉल ही निकलेगा, तो फिर रेड बॉल आने के क्या चांसेस हैं, 47%, अगर आप इसे परसेंटेज में ले लें। तो सिंपल इज दैट। अगर आपको गैस हो गया, यस इट इज अ 2 स्टेज एक्सपेरिमेंट, दो जगह पर प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो आप लिख के और फिर जो इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे इसमें रेड बॉल है,
तो आपने क्या करना है, इन्हें सब ब्रांचेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और इनको मल्टीप्लाई कर देना और इनको मल्टीप्लाई कर देना। और एक और चीज नोट करनी है कि इनका सम 1 होना चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, 3 बॉक्सेस हैं, तो आप कहेंगे जी तीनों में से ही कोई बॉक्स आएगा ना, कोई बॉक्स 4 तो नहीं सिलेक्ट हो सकता, वो तो है ही नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होनी चाहिए। बॉक्स 1 में से रेड और नॉट रेड के अलावा क्या पॉसिबिलिटी, और तो कुछ है ही नहीं, तो 1। इनका सम भी 1 होना चाहिए और इनका सम भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो है, थोड़ा सा चेक हो जाएगा हमने कोई चीज रॉन्ग तो नहीं लिखी हुई। तो पहले हमने ट्री डायग्राम बना लेनी है। ट्री डायग्राम में जो पहली स्टेज है उसमें जब पॉसिबिलिटी है बॉक्स सिलेक्शन की, तो आपने पहले जो ब्रांचेस उतनी बनानी है जितनी पहली स्टेज पर पॉसिबिलिटीज हैं। 3 बॉक्सेस हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 ब्रांचेस, उसके ऊपर आपने उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख देनी है और चेक के तौर पे उनका सम क्या होना चाहिए, 1, चेक के तौर पे। दूसरी ब्रांच की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज, एक वो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और एक वो जिसमें हमारी इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि एक में तो हमारी इंटरेस्ट है और एक वो है जिसमें हमारी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। एंड देन जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इनकी जो रेलेवेंट ब्रांचेस हैं उन रेलेवेंट ब्रांचेस को आपने मल्टीप्लाई करके और उसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो फाइंड आउट कर लेनी। आल्दो हमें कोई जरूरत तो नहीं है इसका नाम याद करने की, लेकिन बहरहाल इसे हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मैंने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, किसी एक से नहीं सब से ही, और फिर उनको सम कर लिया है। तो इसे हम कह देते हैं, ये कहां यूज होगा, whenever there are 2 stage experiments, calculate the probability of the red, which is our event of interest, from the first possibility, probability of interest from the second possibilities, probability of interest which is the red ball from the third, and then sum. That is called total probability. So law of total probability, whenever there are more than 1 stages involved in experiment and our interest is to calculate the probability of a certain event, then calculate the probability of that particular event from each stage, and at the end sum up that probabilities to get the total probability, and this one is called law of total probability. इसी का ही सेकंड क्वेश्चन है, इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड। एक्सपेरिमेंट था बॉक्स सेलेक्ट करना, सिलेक्टेड बॉक्स से बॉल सेलेक्ट करना। पिछली एग्जांपल में पूछा गया था क्या चांस है जो बॉल सेलेक्ट होगा वो रेड है। अब यहां क्या है, एक्सपेरिमेंट वही है, बॉक्स सेलेक्ट करना फिर सिलेक्टेड बॉक्स से बॉल सेलेक्ट करना। अब यहां ये बताया जा रहा है कि जी 3 बॉक्सेस थे, उसमें से एक बॉक्स सिलेक्ट किया और फिर बॉक्स से एक बॉल निकाला। कहता वो जो बॉल निकला है वो रेड है। देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट तो यहां पर है ही नहीं। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, उसने आपको बता रहा कि वो जो बॉल था वो रेड था। पिछली एग्जांपल में उसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, जबकि यहां क्या कह रहा है, कहता है इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, अगर जो निकला बॉल रेड है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब यहां प्रोबेबिलिटी आ गई, इट केम फ्रॉम बॉक्स 1, इट केम फ्रॉम बॉक्स 1। अगर तो सेकंड स्टेज के ऊपर बॉल था, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि सेकंड स्टेज के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि जी बॉल का कलर रेड होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। इसमें सेकंड स्टेज में जिसमें बॉल उसने सिलेक्ट करना था उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, बल्कि वो आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है। कहता बॉल सुर्ख निकला है, 3 बॉक्सेस थे, एक बॉक्स हमने सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्टेड बॉक्स से बॉल निकालना, कहता बॉल का कलर रेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स 1 से आया है। अगर तो वो प्रोबेबिलिटी पूछता है सेकंड स्टेज की कि बॉल का कलर क्या है, सेकंड स्टेज पर बॉल लिया ना, फर्स्ट स्टेज पर बॉक्स लिया, सेकंड स्टेज पर बॉल लिया है। अगर तो वो सेकंड स्टेज की प्रोबेबिलिटी पूछता है, जो कि पहली एग्जांपल थी, वो तो है टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहां उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है फर्स्ट स्टेज की, क्योंकि बॉक्सेस जो हैं वो पहली स्टेज पर हैं।
तो फिर आपने क्या करना है, जस्ट लाइक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बॉल ड्रॉन इज रेड, इवेंट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट केम फ्रॉम बॉक्स 1। पिछले एग्जांपल में क्या था, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कंसर्न थी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना कंसर्न था, जबकि इस एग्जांपल में क्या है, आपको वो बता रहा है कि बॉल ड्रॉन इज रेड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज केम फ्रॉम बॉक्स 1। अगर आप इसके ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगाएं, ऊपर तो आ जाएगा इनका इंटरसेक्शन, और डिवाइजर में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। याद है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बॉक्स 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम इट, और नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, कुछ इस तरह से, ठीक। और अब अगर आप लिखें, या बजाय इसके कि उस थ्योरम पर जाएं या उसके रिजल्ट पर जाएं, तो सिंपल इज दैट, जब आपको पता चल जाए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो न्यूमिनेटर में आपने सिर्फ वो प्रोबेबिलिटी लिखनी है जिस बॉक्स से पूछी गई है, B1 से पूछी हुई ना, तो न्यूमिनेटर में आपने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, सबको सबसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये देखिए तीनों आ रहे हैं, ये वही डिवाइजर है जो कि, यानी कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ ये पूछा गया था या हमने ये सॉल्व किया था, और इसमें हमने क्या करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी उसने पूछी हुई है, ये इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है, तो न्यूमिनेटर में आपने सिर्फ और सिर्फ इस ब्रांच को, न्यूमिनेटर में इस ब्रांच को आपने इस ब्रांच के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके एंड देन आपने इसको जो है वो पास आउट कर देना। अच्छा, इसको हम बेस थ्योरम बोलते हैं, बेस थ्योरम। थॉमस बेस उसने ये आइडिया दिया था, तो 2 स्टेज के एक्सपेरिमेंट में ट्री डायग्राम बनाने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा आपको, या बेस थ्योरम का आएगा, जिसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं आप, बिल्कुल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कब, जब वो सेकंड स्टेज की प्रोबेबिलिटी पूछे आपसे, और बेस थ्योरम उस वक्त जब वो सेकंड स्टेज की प्रोबेबिलिटी पूछे नहीं, वो बताए आपको, लेकिन प्रोबेबिलिटी पूछे फर्स्ट स्टेज पे, जो कि बॉक्सेस हैं फर्स्ट स्टेज पे, और प्रोबेबिलिटी उसने पूछी बॉक्स की जो कि पहली स्टेज पर है, तो आपने कहना है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या ये बेस थ्योरम। जुम्मे का टाइम हो जाएगा, चलें यहां तक हमारा है, और चूंकि ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसके आई थिंक 2-3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हुए, बिल्कुल ट्री डायग्राम के 2-3 क्वेश्चन है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बाकी आपके जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, किसके रेलेवेंट, वो फिर नेक्स्ट में आप ना करके रखा करें, मतलब मैं जब आता हूं तो मेरा फिर आप लोगों से पूछता हूं, तो फौरन आप मुझे जो है वो इस चीज को किया करें, ताकि मैं जो भी आपसे क्वेश्चंस करूं तो फौरन आप मुझसे पूछें। तो आज